सुहाग रात को मेरा शौहर ज़िद करने लगा कि बेड पर बिना सफ़ेद चादर बिछाए सुहाग रात नहीं मनाएगा। इसको मेरे कुंवारेपन का सबूत चाहिए था, जो कि मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए, लेकिन इसने बेड की चादर बदल कर सफ़ेद चादर बिछा दी। और जैसे ही हम बिस्तरी से फारिग हुए तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसका आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी ना करने के पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज सबके सामने खुल कर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर मिन्नतें की थी कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, तुम्हारी शादी करके हम अपने फ़र्ज़ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर हमें डर लगता है। शादी के ऐसा मज़बूत बंधन है कि तुम अपने शौहर के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी। मेरी ज़िद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे आगे हाथ भी जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती थी, मजबूरी में सही, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने शौहर के घर आई थी। मेरी ननंद ने मुझे कमरे में बिठाया और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझ पर इस कदर डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मेरा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा डर और बढ़ता ही चला जा रहा था कि कुछ देर में मेरा शौहर कमरे में आएगा। और ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर इसके बाद क्या होगा। मैं अभी अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने मेरा शौहर सुलेमान खड़ा था। इसे देखकर तो मैंने जैसे ऐसे लगा कि मैं सांसें नहीं ले पाऊंगी। उसने एक नज़र मुझे देखा, पता नहीं क्यों इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। इसे देखकर तो जैसे मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, पता नहीं क्यों इसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो दरवाज़ा बंद पर ही यूं हुआ था जैसे सीने में थम जाएगा। अभी कुछ देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में मेरे कमरे में दाखिल हुई और इनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, शादी के हंगामों में मैं भूल गई थी। सुलेमान ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। वो कहने लगे, इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर इसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फ़ौरन से दनदनाते आया, कहने लगा, भाभी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देख कर आ रहा हूँ कि बेड पर चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर नहीं। अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार इसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वो मेरे पास आकर बैठा। मैं डर के मारे कांपने लगी। इसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। कुछ देर तक वह मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा, फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वे सभी तुम्हारे सामने कम हैं। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफ़ें की हैं वे कम थी। तुम तो इतनी तारीफ़ों से कई ज़्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर इसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली थी, जिसमें शायद मुँह दिखाई का कोई तोहफ़ा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। इसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा।
चैन को क्या पहनाते हुए सुलेमान की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी। इसकी आंखों की बेचैनियां बढ़ने लगी थीं। इसकी आंखों में छानने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वह मेरे करीब होने लगा, लेकिन मैं एकदम से पीछे हुई। मेरी इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, रिहाना शादी हुई है हम दोनों की, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है। ये कहते हुए सुलेमान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो कि बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज़ रही थी। सुलेमान फिर से मुझे समझाने लगा कि देखो, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़के ऐसे मौक़ों पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। शौहर हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और थी। मैं अपने घर से रुखसत होने की पहले नींद की 4 गोलियां खा कर आई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि सुलेमान मुझे हिला जुला रहा था। ये कह रहा था, रिहाना तुम्हें क्या हुआ है। इसके बाद मेरा दिमाग अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सराहने बैठी थी और मेरी ननद भी मेरे बेड के पास खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। सुलेमान कमरे में चहरकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। इस वक्त मुझे होश में आता देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप खत्म हो सुलेमान से कहिएगा ड्रिप उतार दें। फिर इसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें इस्तेमाल ले आना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से निकल गई थी। पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई। मैंने सुलेमान की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े थे। सुलेमान गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन इसने अपने कपड़े बदल रखे थे। सुलेमान पास आया और मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा था, तुमने रात को नींद की गोली खाई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नज़रें चुराने लगी। वो कहने लगा, रिहाना तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था। मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि तो इस बात का ये हल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती ही है, क्योंकि वह एक नए रिश्ते में बनने जाती है। शौहर से इसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है, लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ट्रिप ख़त्म हो चुकी थी। सुलेमान मुझे प्यार से समझाने लगा, कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आँखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत में मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे कितने वक्त दे सकता था? कम से कम 4 दिन या हफ्ता, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे सकता था। इसकी आंखों की बेचैनियाँ देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान के मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। ना मेरे दिल में कोई उमंग थी, ना ही मेरी शादी की मर्जी से हुई थी। ये एक ज़बरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा सारा डर इस बेडशीट को लेकर था, जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आई थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन ना खाई होती तो सुलेमान कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता है, लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास ले आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक ननद थी, वह भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वह भी अपने घर अलग घर में रहते थे। अभी सिर्फ शादी
شادی کے لیے اس گھر میں آئے ہوئے تھے۔ میری جیٹھانی اور میری ننند کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا۔ سلیمان نے 2 سے 3 دن مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کے بارے میں بتاتا رہا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی ہوئی چیز استعمال میں نہیں لاتا۔ وہ کہتا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور استعمال کی گئی ہو۔ سلیمان کے گلاس میں نے پانی پی لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ سلیمان نے دوسرا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی پیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار تو میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تو وہ مجھ پر ہی غصہ ہونے لگا، کہنے لگا کہ کوئی میری چیزوں کو استعمال کرے مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے استعمال کی ہوئی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل تھا جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس کا حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی بھیانک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور سلیمان کی عادت جس طرح کی تھی، میرا دل اس وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا تھا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کو وصول کرے گا تو اس وقت میں کیا کروں گی، اس وقت میں کیسے اپنا بچاؤ کروں گی، یہی سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 10 دن گزر دے تو میں نے گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی۔ اب تو میری جیٹھانی بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو جب سلیمان آفس سے واپس آیا تو کھانے کے بیچ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھونے لگی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا، کہنے لگا بہت ظالم ہو، اتنے دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو لیکن تمہیں میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ میں پکڑے برتن اس نے سنک میں رکھ دیے اور کہا چھوڑو یہ سب اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے کمرے تک لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی جیسے تھر تھر کانپنے لگی تھی، میری دھڑکن ہی بری طرح سے چل رہی تھی، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی تھی۔ میرے ڈر کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو، ویسے تم تو ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، بھابھی کے سامنے بھی اچھی بھلی باتیں کرتی ہو، گھر کے کام بھی کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں بری طرح سے کانپنے لگتی ہو، ایسا کب تک چل سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا میں کس لیے ہوں، تمہارا سارا ڈر ختم کر دوں گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر اپنی انگلیاں آہستہ آہستہ میرے چہرے کو پھیرنے لگا تھا۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہت تڑپ لیا تم نے مجھے، تمہارے ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بال کھول دیے اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے اپنے آنسو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ میں نے کہا سلیمان پلیز مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ کہنے لگا نہیں بالکل بھی نہیں۔ اس کی شرافتیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن پر پڑنے لگی تھیں اور ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا تھا۔ میں نے کہا سلیمان مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر کہنے لگا اچھا کیا ہو جائے گا؟ تم بے ہوش ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا جس کا حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، یہ سب اسے دور کرنے لگی، لیکن میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور وہ میرے بے حد قریب ہو چکا تھا، مجھے اپنی باہوں میں سمٹ چکا تھا۔ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے ہی سب کچھ یاد آیا وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ سفید چادر تو بچھانا ہی بھول گیا، یہی چادر میرے لیے موت کا اشارہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا چیز ہو تم، تمہیں میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی ڈر لگتا ہے، ابھی 1 منٹ رکو میں ابھی آتا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازو سے جدا کیا اور کھڑا ہو گیا، الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں پہلے ہی چھپا چکی تھی۔
थी। काफ़ी देर तक वह सफ़ेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया, कहने लगा, सफ़ेद चादर ने तो आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वे चादर कहाँ रख दी है। ये सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, रिहाना तुम मेरी आदत हो, इतने दिनों में अच्छी तरह समझ रही होंगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गवा कर आती हो। ये कहकर इसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अब मुझसे कहने लगा कि इसका एक दोस्त है जो बाहर मुल्क गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए कहने लगा कि मैं अपनी शादी की पार्टी दूं। ये कहकर सुलेमान मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने इसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम किया था। शाम तक सुलेमान का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार रखा था। सुलेमान किचन में आया, चाय लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन फिर मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं, वो आपका दोस्त है। वे कहने लगा, वे मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम्हें इससे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही इसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने धुंध हो गए हों। मैं वहीं के वहीं बैठ गई। सुलेमान कहने लगा, रिहाना क्या हुआ है तुम्हें, चलो मेरे साथ, एक मुलाकात ही कर लो, वह तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, सुलेमान पता नहीं क्यों मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए सुलेमान ने मुझे कुछ और नहीं कहा और ख़ुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली गई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी भी सुलेमान का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं उठकर रोने लगी। यही कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अहमद से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ने ही न्यू ईयर कार्ड लेना था और इत्तेफाक ऐसा था कि वो कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई थी। खैर, इसने वो कार्ड दे दिया था, लेकिन इस कार्ड पर इसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो इस कार्ड में इसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे इसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अब वह कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। मैं वह कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में इस नंबर को डायल किया और इसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस पर क्यों लिख दिया, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। खैर, यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे अहमद से मोहब्बत हो गई थी और वह भी तो मुझसे मोहब्बत करता था। पहले तो हमारे बीच बातें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह मेरी तारीफ़ें करने लगा कि पहली नज़र में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे इस कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले सकता था, मुझे दिलचस्पी तो तुम में थी, इसलिए मैंने अपना नंबर लिख कर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा इससे सिर्फ दोस्ती करने का था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बहुत प्यार हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें करने लगे थे, वो बातें भी जो हमें नहीं करना चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं बहलने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती उम्र थी। इस वक्त मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र इस वक्त 19 साल थी। यह ऐसी नाजुक उम्र थी कि लड़कियां बहुत जल्द अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया गया। मेरा अपना खुद ये हाल था कि मैं अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं इससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो इस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो अहमद से मुलाकात करना था। पहली मुलाकात में हम कैफ़े में मिले थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे।
मैं इस बार अहमद से यही कहना चाहती थी कि वो अपना रिश्ता भेज दे। हालांकि चाहता तो यह भी यही था। वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालांकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरी घबराहट कम होने लगी। अहमद मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास दुबई जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस लौटूंगा और फिर तुम्हारा रिश्ता मांग लूँगा। 2 साल में मैं अच्छा भला सेटल भी हो जाऊँगा तो तुम्हारे घर और रिश्ते पर एतराज़ नहीं करेंगे। अहमद की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद, मैं 2 साल कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो इसकी भी नम थी। पता नहीं चला कि मैं कब रोते रोते इसके करीब हो गई थी। मैंने इसके कंधे पर सर रख दिया और रोने लगी थी। हम दोनों का यह पहला मिलन था। अहमद की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। मुझे तो तसल्ली देने लगा, कहने लगा तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है और तुम्हारे माँ बाप बिना नौकरी के मुझे तुम्हारे रिश्ता नहीं देंगे। मैं इसके साथ लगकर रोई जा रही थी। पता नहीं कब अहमद पर आमारी सी चढ़ने लगी और वह मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में भरता चला गया। कहने लगा मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा, मुझे ये यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हूँ तो तुम्हें याद कर लिया करूँ। इस हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुँचा लिया करूँ। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और एकदम से फिर हटी थी। मैंने इनकार किया, लेकिन इसकी मोहब्बत के सामने बेबस हो गई थी। मैं इसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ वो मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का सबक बन चुका था। जब जज्बातों का तूफ़ान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोए जा रही थी। वो शर्ट पहनते हुए कहने लगा मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा अहमद, मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, अभी तुम सिर्फ इंटर में हो, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊँगा, बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर वह चला गया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले पहले तो वह मुझसे बातें करता था, लेकिन फिर इसकी कॉल आना बंद हो गई। इसका फ़ोन भी बंद हो जाने लगा। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने इसका इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। मैं 23 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ बाप को कभी कोई बहाना कर देती और कभी कोई बहाना कर देती, लेकिन सुलेमान के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं इनकार कर देती। वो खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, इसमें कोई भी कमी नहीं थी, फिर मैं कैसे इनकार करती? मेरे माँ बाप ने मेरी इससे शादी कर दी और मैं इसकी बीवी बनकर इसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट में घिर गई, क्योंकि वो जान जाता कि मैं पाक नहीं हूँ। और अब तो अहमद सामने आकर खड़ा हो गया था। वो क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया था तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया था? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा शौहर मुझे बिना सफ़ेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। इसे मेरी पाक दामनी का सबूत चाहिए था जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई। सुलेमान कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया, कहा मैं दवाई खा लूँगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। वो कहने लगा अहमद मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर सुलेमान कहने लगा जानती हो रिहाना, मेरे दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगा इससे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। वो तो इस लड़की की खातिर परदेश भी चला गया था ताकि ख़ुद को सेटल कर सके और इस लड़की से शादी कर सके, लेकिन इस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। वे जहाँ गया था वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें इसकी एक टांग भी ख़राब हो गई और वह अब भी स्टिक के सहारे चलता है। इस एक्सीडेंट में इसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया और इसे वापस नहीं मिला, इसलिए इस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिस कंपनी में इसे नौकरी मिली थी उन्होंने इसका इलाज करवाया। जैसे ही वह दोबारा ठीक हुआ नौकरी ज्वाइन करने लगा, पर 4 साल तक वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता था कि इस लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसका फ़ोन नंबर इसी फ़ोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो इसे पता चला कि इस लड़की की तो शादी हो चुकी है। इस लड़की ने इसके साथ बेवफाई की, इसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा तुम्हें पता है मैं शादी के बाद सफ़ेद चादर क्यों
बिछाना चाहता था। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा इस लड़की ने मोहब्बत में अहमद के साथ सारी हदें पार कर दी थी और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने शौहर को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है जो शादी से पहले अय्याशियाँ करती हैं और इनके शौहर को ख़बर भी नहीं होती कि इसने इनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पाक है या फिर अपनी इज़्ज़त पहले ही गंवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं सुलेमान के पास आई और मैं रोने लगी। सुलेमान ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा सुलेमान मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किया है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने इसको सब कुछ सच सच बता दिया। वो हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। मैंने अहमद से मोहब्बत की थी लेकिन पता नहीं क्यों ये गुनाह कर बैठी थी। मैंने 4 साल तक इसका इंतज़ार किया। मुझे लगा इसने बेवफाई की है। मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ ये हादसा हो गया। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो तुम मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी। तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी सारी बातें कह दी हैं। चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर इसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कहने लगा ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी। फिर कहने लगा मोहब्बत और इज़्ज़त एक साथ औरत को सिर्फ़ इसका शौहर दे सकता है, गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपनी दोस्त अहमद की ये बात बुरी लगी थी कि इसने मोहब्बत में एक लड़की की इज़्ज़त मांगी थी और हमेशा से ही इस पर बुरा भला कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी होते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा हो गई थी। हाँ मैं मानता हूँ मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई चीज़ नहीं बल्कि मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान के बदन को छुपा कर रखता है, इनकी कमियों को ऐबों को छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे इस ऐब को भी छुपा लूँ। ये कहकर इसने मेरा हाथ थामा था। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सुलेमान का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था, मेरे दिल में इसकी मोहब्बत अहमद से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वो चाहे जाने के काबिल था। वो मुझे माफ़ कर चुका था। इसने अहमद से दोस्ती ख़त्म कर दी। इसके बाद अहमद कभी हमारे घर नहीं आया था, ना ही सुलेमान ने कभी इसका ज़िक्र किया था। मेरी शादी को आज 6 साल हो चुके हैं। हमारे पास एक प्यारा सा बेटा भी है। सुलेमान ने कभी मुझे इस हवाले से ताना नहीं दिया है और मेरा तो ये हाल है कि मैं सुलेमान की दीवानी हूँ। इसकी ज़ुबान से निकला हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का सताना रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने शौहर से की जाती है, क्योंकि वह आपको मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। खुदा के लिए अपने शौहर से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की 4 मोहब्बत की बड़ी बातें सुनकर अपनी इज़्ज़त को दांव पर लगाएं। दोस्तों आज की कहानी हमारी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।